हेलो। आशा है आप सभी लोगों का बीएड प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र अच्छा ही गया होगा। तो आज हम देखते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड प्रथम वर्ष 2021 और 2022 21 और 22 प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र है। इसमें हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो द्वितीय प्रश्न पत्र में आएंगे। बहुत से बच्चों का कम क्वेश्चन हुआ है जिनसे कारण वो दुखी हैं। तो आप दुखी न होइए, क्योंकि आप अगले सेकेंड पेपर की आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो सके। तो पहला खंड का लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि उत्तर दीजिए। इसमें है पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न रहेगा, या फिर आपको ये जो प्रश्न दिया गया है आप इसे समझें, न कि याद करें ना। और इसमें के जो स्केल क्या है, हेडिंग याद रखें। आप हेडिंग याद रखें। तो इसमें देखिए क्या है, मुख्य आपका है ये प्रश्न जो आपको परीक्षा में आए और उसकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, या 3 कारक हैं। पहला है शारीरिक और मानसिक कारक। स्वस्थ व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों तथा उसकी बुद्धि ठीक तरह से कार्य करती है, जबकि उसके विपरीत यदि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ होता है तो वह सीखने के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं। इसका कारण यह है कि ज्ञानेंद्रिय तथा बुद्धि सीखने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। विद्यालय में मध्यांतरण में विश्राम की अवस्था, पोषाहार दोनों देना, छात्रों की अच्छी आदत डालना, ये सभी क्या हैं, अधिगम को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। दूसरा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अधिगम में अभिप्रेरणा का विशेष महत्व है। अधिगम में अभिप्रेरणा का विशेष महत्व है। कक्षा में छात्रों की मानसिक क्रिया अधिक करने के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। यदि कि हम सबसे पहले समझ लेते हैं अभिप्रेरणा होती क्या है। मतलब कि जागरूकता, बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा करना। अधिगम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसके अंदर उत्साह कैसे पैदा किया जाए, इसके बारे में हमने लिखना है। तो इस चीज़ को अगर यदि हम समझ जाते हैं कि बच्चों को कैसे उत्साह पैदा किया जाता है, तो उनको 2 तरीके से उसका उत्साहित किया जाता है, जैसे पुरस्कार एवं दंड। यदि वे अच्छे कार्य करते हैं तो उन्हें पुरस्कार दिया जाए। यदि वे क्या करते हैं, गलत कार्य करते हैं या गलत संगति में रहते हैं तो उन्हें दंड देना चाहिए, जिससे अंदर क्या होते हैं, गलत कार्य न करें और अच्छे कार्य करने की उनके अंदर प्रेरणा, उत्साह पैदा हो। और दूसरा है प्रतियोगिता। दूसरा क्या है, प्रतियोगिता। पुरस्कार और दंड हो गया, और दूसरा है प्रतियोगिता। अब इसमें तीसरा दिया है उचित वातावरण। अधिगम और वातावरण का एक दूसरे से निकट का संबंध है। यदि इस स्कूल अथवा परिसर का अच्छा शांत स्नेहपूर्ण तथा रुचिकर वातावरण है तो बच्चा अपने कार्य को शीघ्र सीख लेता है। यदि विद्यालय का वातावरण दूषित वायुमंडल में हो तो वहाँ खेलने और मनोरंजन की सामग्री का अभाव है, और वहाँ ईर्ष्या या शत्रुता का वातावरण है, तो इन परिस्थितियों में छात्र उपयुक्त मात्रा में सीख नहीं सकता है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, ये आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है, बस केवल 5 से 7 मिनट एक क्वेश्चन पर आप घड़ी
को मिलाते रहिए। घड़ी आप बगल में रखिए जिससे आप समय का आपको ध्यान रहता है। आगे देखिए, हेडिंग आपको याद रखना है, समझना है, लिखना है और इधर उधर नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, यह भी अति महत्वपूर्ण है। अधिगम के स्थानांतरण के सम प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। अब इसमें है, अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ। अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ, सभी शिक्षक और प्रशिक्षण की मुख्य कसौटी क्या है? उत्तर सीधा है कि जो कुछ लड़की या लड़के या बच्चे ने पढ़ा या पढ़ाया गया उसे काम में लाने की योग्यता उसमें अवश्य होनी चाहिए। मनोविज्ञान में इस कसौटी को अधिगम का स्थानांतरण कहा गया है। मनोविज्ञान में इस कसौटी को अधिगम कहा, मतलब कि जो भी छात्रों को या बच्चों को पढ़ाया या सिखाया गया है उसे अपने जीवन में प्रयोगात्मक रूप में कैसे लाएं, यही क्या है? स्थानांतरण, अधिगम का स्थानांतरण है। अधिगम के स्थानांतरण का तात्पर्य विद्यालय में सीखे हुए ज्ञान, कौशल, क्रिया को सरलतापूर्वक जीवन के व्यवहारिक परिस्थिति में प्रयोग करना है। ये देखिए, मोटे हेडिंग से लिख दिया जाएगा। अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है जिन्हें हम यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। प्रोफेसर क्रो एंड क्रो के अनुसार, जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव या कार्य की आदत, ज्ञान या कौशल का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है तो वह प्रशिक्षण अंतरण कहकर संकेत किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की कैसी शिक्षा देनी चाहिए? मतलब कि जो बालक या बालिका का शिक्षा प्रारंभ में अच्छे तरीके से नहीं हो सकी है, उसके लिए क्या किया जाए? यानी कि पिछड़े वर्ग के लोगों के बालकों की शिक्षा दीक्षा कैसी की जानी चाहिए? तो इसके लिए हेडिंग है हमारा उत्तर, पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। पिछड़ेपन को दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं। पाठशाला की कार्य को उनकी योग्यता अनुसार बनाएं। मतलब कि जो पाठशाला का कार्य है, यदि पिछड़े तबके के बच्चे हैं तो उन्हें और आराम से अच्छे तरीके से समझाएं। पाठ्यक्रम को जल्दी से ख़त्म ना कीजिए। बालक के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बालक की पाठशाला में उसकी योग्यता अनुसार बनाया जाए। अच्छे वातावरण दें। बालकों को शिक्षा देने के लिए पाठशाला में पाठशाला और परिवार दोनों का वातावरण अच्छा होना चाहिए। पाठन सामग्री उपलब्ध कराना। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पठन सामग्री अच्छे से उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, इसलिए क्या है, उनकी अधिगम में सहायता के लिए उन्हें पठन सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। विशेष प्रशिक्षण कराना। बच्चों का विशेष प्रकार का प्रशिक्षण कराना चाहिए। जिस प्रकार का बालक हो उसी प्रकार का शिक्षा देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊपर नीचे हो गया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था। शिक्षण की इस अवस्था में वे सभी व्यवहार,
क्रियाएं एवं वस्तुएं निहित होती हैं जिनका प्रयोग शिक्षक कक्षा में करता है। वे सभी कार्य किसी को पढ़ाने या वांछित अनुभव प्रदान करते समय किए जाते हैं। इस अवस्था में शिक्षक तथा छात्र आमने सामने होते हैं। इसी अवस्था में शिक्षक अनेक व्यूहों का प्रयोग करता है। जैक्सन के संदर्भ में शिक्षक छात्रों को अनेक मौखिक उद्दीपन प्रदान करता है, व्याख्या करता है, प्रश्न पूछता है और छात्रों की अनुक्रियाओं को सुनकर उनको मार्गदर्शन देता है। शिक्षक की आंतरिक क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा कक्षा के अंतर्गत की जाने वाली प्रमुख क्रियाएं निम्नलिखित हैं। कक्षा में आकार की अनुभूति, अभिज्ञताओं का निदान। कक्षा की आकार की अनुभूति होने के पश्चात शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि विद्यार्थी को BCCI के संबंध में पूर्व ज्ञान कितना है। विद्यार्थी को किसी भी संबंध में जो पढ़ाया जा रहा है उसके संबंध में उसे कितना ज्ञान है। इस बात को हम वह निम्नलिखित 3 क्षेत्रों में जानने का प्रयास करता है: विद्यार्थियों की योग्यता, विद्यार्थियों की रुचि और अभिवृत्तियाँ, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि। अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन J.S. ब्रूनर द्वारा किया गया है। उन्होंने पियाजे के सिद्धांतों की अपेक्षा अपने सिद्धांतों को अधिक उन्नत बनाने का प्रयास किया है। ब्रूनर ने मूल रूप से 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में अधिक रुचि दिखाई है, जो निम्नवत है: शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बनाता है, शैक्षिक तथा बाल्यावस्था में बालकों का मानसिक चिंतन कैसे होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप सभी लोगों को ये जो सभी प्रश्न दिए गए हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं। किशोरावस्था के सामाजिक विकास का शैक्षिक निर्वाह स्पष्ट कीजिए। सामाजिक विकास: इस आयु में किशोरियों में अपने वर्ग या समूह के समान अपनी और उसके द्वारा पसंद किए जाने की प्रबल इच्छा रहती है, जो कि प्रायः माता पिता के साथ तालमेल का कारण बनती क्लेश का कारण बनती है। बालक की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है, और यदि माता पिता उसकी बदली हुई आवश्यकताओं और रुचियों को नहीं समझ पाते हैं तो परिवार में किशोरों के झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। किशोर अपने समूह में मान्यता एवं सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए ललायित होते हैं। मतलब कि वो क्या होते हैं, किशोरों में बहुत सी ऐसी अवस्था होती है, मतलब कि किशोर अपने आप को सुंदर देखना चाहते हैं, वो अपनी हमेशा प्रशंसा सुनना चाहते हैं। किशोर क्या करते हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा चीज़ होती है, उन्हें नई चीज़ों की जानने की इच्छा होती है। वो क्या होती है, उन्हें तीव्र इच्छाएं होती हैं, वो हमेशा सुंदर होते हैं, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और वो हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। तो अगला है, शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है। अगला है, व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए।
इस विस्मरण के शैक्षिक निहितार्थ को समझाइए। अगला है बुद्धि और विकास के सिद्धांतों को समझाइए और किशोरावस्था में बुद्धि विकास संबंधी विलक्षणों को स्पष्ट कीजिए। ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आप इस तरह से देखिएगा कि आपको जो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है कि 5 से 7 मिनट एक प्रश्न पर व्यतीत करना है, इसलिए टू द पॉइंट आप प्रश्नों को याद करें और लिखकर और आप इसे समझें। किशोरावस्था की आवश्यकताएं बताइए। व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं? बुद्धि के सिद्धांत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए या फिर किशोरावस्था की परिभाषा कीजिए या दीजिए। बुद्धि और विकास में अंतर ये अति महत्वपूर्ण है, ये आएगा ही। किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए, ये भी अति महत्वपूर्ण है। एक अध्यापक के रूप में विद्यार्थी को अभिप्रेरित करने के लिए किन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ को समझाइए। बुद्धि से आप क्या समझते हैं? सीखने के बारे में कितनी बातें। सृजनात्मक विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, बुद्धि क्या है? उचित उदाहरण द्वारा उसके सूत्रों का निर्धारण कीजिए। ये मतलब कि बुद्धि से संबंधित एक आपको प्रश्न पूछा जाएगा। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसमें प्रश्न पूछा है, एक व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष है और उसकी मासिक आयु 16 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि निकालिए। तो इसका निकालेंगे कैसे, देख लेते हैं। निकालेंगे बुद्धि लब्धि बराबर होता है कितना? मानसिक आयु बटा के वार्षिक आयु। तो इसका होगा 16 बटा के 20 गुणे 100। तो क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 16 को 8 बार में काटेंगे, तो 8 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 80। तो इस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि की होगी 80। देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा की मात्रा पिता को व्यक्त करना बुद्धि। किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा की मात्रा पता को व्यक्त करना बुद्धि लब्धि द्वारा ही संभव है। अर्थात बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के मानसिक अभिव्यक्ति की मात्रा में उपलब्धि को व्यक्त करती है। बुद्धि लब्धि ज्ञान तक करने में मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, फिर उसमें क्या है 100 से गुणा कर देते हैं। ये रहा हमारा फार्मूला और इसके आधार पर ये प्रश्न था। अब अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? इसकी विशेषता बताइए। प्रतिभाशाली बालक, टर्मन और ओडम। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व व लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों में बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। क्रो एंड क्रो। प्रतिभाशाली बालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है और जो असाधारण बुद्धि वाले होते हैं। दूसरा है सेकेंड, वे बालक जो कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में से एक या अधिक से विशेष योग्यता रखते हैं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त बालक को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। बुद्धि लब्धि
ये बुद्धि परीक्षा में उच्च बुद्धि लब्धि 130 से 170 तक होती है। सामान्य अध्ययन में रुचि होती है। सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता होती है। विशाल शब्दकोश होता है। अमूर्त विषयों में रुचि होती है। मानसिक क्रिया की तीव्रता होती है। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण होता है। विद्यालय के कार्यों के प्रति बहुधा उदासीन होते हैं। अध्ययन में अद्वितीय सफलता होती है। पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या अरुचि होती है। व्यक्तित्व, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्यक्ति एवं सामूहिक परीक्षण में अंतर, ये रहा उत्तर। हेडिंग देखिए, बहुत ही कम लिखने का आपको मौका मिलेगा, इसलिए आप टू द पॉइंट याद करते चलेंगे। आशा है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं? जो बालक अपनी आयु समूह के मापदंडों के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक और संवेगात्मक तथा अन्य किसी क्षमता में कम या अधिक होता है या सामान्य व्यक्ति से भिन्न प्रकार की क्षमता रखता है, उसे विशिष्ट या साधारण कहा जाता है। क्रो और क्रो के अनुसार विशिष्ट या असाधारण ऐसे गुणों या ऐसे गुणों वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है जो कि सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित इन्हीं गुणों से इस सीमा तक भिन्न होते हैं। ये व्यक्ति विशेष की ओर उसके साथियों को ध्यान देना पड़ता है। इसके कारण ही उसकी व्यवहारिक प्रक्रिया का कार्य प्रभावित होता है। ये थे हमारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा है आप लोगों को अच्छा लगे होंगे। तो हमारा यही सुझाव है कि आप क्वेश्चन को एक बार अवश्य देखें और टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें। हेडिंग आप याद रखें और हेडिंग को समझें, और हेडिंग के समझ लेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। और कम से कम आप 28 पेज 30 पेज आसानी से लिखिए। अगर आपको हेडिंग याद है तो आप बहुत तेज़ी से सोचेंगे और आपका कलम भी बहुत तेज़ी से चलेगा, जिससे आपके सारी जो फर्स्ट पेपर में जो कमियां रह गई हैं वह सेकेंड पेपर में पूरी हो जाएंगी। तो बेस्ट ऑफ लक, आपका द्वितीय प्रश्न पत्र बेस्ट हो। थैंक यू और धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।